हेलो, वेलकम यू ऑल टू द PW नर्सिंग वाला। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। स्वागत है आप सभी का आरोग्यम बैच में। मैं ऋतु पाठक, योर ऑब्स एंड गायनी फैकल्टी। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिसका पार्ट 2 हम डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से जरूर देखना। हमारी क्लासेस हमारे ऐप पे रिकॉर्डेड रहती हैं और इसका जो नोट्स है वो भी आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा। चलो तो बढ़ते हैं। आज का हमारा टारगेट क्या है, टारगेट देखेंगे। और टारगेट के साथ हम क्या डिस्कस करेंगे इसमें, क्योंकि अगर आपको टारगेट पता चल जाता है, पूरी क्लास के बारे में पता चल जाता है, तो पढ़ना हमारे लिए और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। रेस्पिरेटरी चेंजेस, लास्ट क्लास में हमने 3 सिस्टम पढ़ा था। हेमेटोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, रीनल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आज ये क्लास में जो हम पढ़ेंगे, फीमेल के रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या चेंजेस होता है उसको पढ़ेंगे। जीआईटी चेंजेस पढ़ेंगे। वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत कई सारे एग्जाम में पूछा हुआ है। अगर मैं एम्स दिल्ली की बात करूं तो एम्स दिल्ली में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर मैं एम्स दिल्ली 2019-20 की बात करूं तो उसमें भी वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, नेट वेट गेन कितना होता है, ऐसे करके क्वेश्चंस पूछा हुआ है। और स्किन चेंजेस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हमारे एग्जाम में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन से भी पूछ लिया जाता है। तो ये सब विद डायग्राम्स हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम से। रेस्पिरेटरी चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब बताओ, जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या चेंजेस होता है वो हमें देखना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं एक 2-4-6 रूल की, तो देखना ये हमारा लंग्स है। रेस्पिरेटरी सिस्टम तो पता है ना, आपने पढ़ा होगा। ये लंग्स है, ठीक है। अब इस लंग्स में क्या चेंजेस होगा प्रेगनेंसी की वजह से, ये हमें जानना है। इस लंग्स में, क्योंकि यहां पे क्या है, डायफ्राम, रेड कलर से बना लेते हैं, अच्छे से समझ में आएगा, है ना। डायफ्राम। और यहां पे है यूट्रस, जो कि इसको क्या कर रहा है, यूट्रस दिख रहा है आपको, यूट्रस दिख रहा है, ये यूट्राइन कैविटी। यूट्रस देखो एब्डोमिनल कैविटी में बढ़ते 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 कहां तक आ गया, वो डायफ्राम को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। डायफ्राम को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। द वेट ऑफ ग्रेविड यूट्रस पुशेस द डायफ्राम। और जब ये डायफ्राम को पुश करेगा तो डायफ्राम क्या करेगा, इस लंग को पुश करेगा। तो हम बोलते हैं लंग्स, ये जो डायफ्राम है वो डायफ्राम क्या करेगा, इस लंग को पुश करेगा 4 सेंटीमीटर, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। देखते हो ये है और ये कहां पे आ गया, यहां पे आ गया ये। तो क्या होगा, ड्यू टू द वेट ऑफ ग्रेविड यूट्रस डायफ्राम पुशेस द लंग्स up by 4 सेंटीमीटर। डायफ्राम पुशेस द लंग्स अप बाय 4 सेंटीमीटर। अब हम बोलते हैं और क्या होगा, जो चेस्ट का ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ द चेस्ट इंक्रीजेस बाय 2 सेंटीमीटर। ये ट्रांसवर्स डायमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर तक इंक्रीज हो जाता है। और अगर हम सरकमफेरेंस की बात करें, अगर हम सरकमफेरेंस ऑफ चेस्ट की बात करें तो सरकमफेरेंस ऑफ चेस्ट इंक्रीजेस बाय 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले मैं आपको एनाटमी बता रही हूं कि एनाटॉमिकल क्या चेंजेस हो रहा है, फिर हम फिजियोलॉजिकल चेंजेस पे जाएंगे, ठीक है। वैसे नाम क्या है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जो है मदर का मैटरनल एडेप्टेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कैसे मदर अडेप्ट करती है सिचुएशन में अपने आप को, क्या चेंजेस होते हैं उसके बॉडी में, वो हम जानते हैं। तो यहां पे आपको क्या बताया मैंने, 3 चीजें बताई हैं, जिसमें आपको क्या दिख रहा है 2, 4, 6। इसीलिए हम इसको क्या पढ़ते हैं, हम अपने आप को इजीली वे में लर्न करने के लिए क्या लिखते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो हम सबसे पहला पढ़ेंगे वो 2, 4 एंड 6 इसके रिगार्डिंग पढ़ेंगे। अब ये लगता है यार ये 2, 4, 6 का नियम क्या है, ये 2, 4, 6 का जो रूल बताने वाले क्या है, ये कोई रूल नहीं है, ये हम अपने वे को इजी करने के लिए लिखते हैं, जिससे हमें चीजें इजीली याद हो जाए। जैसे हमने लिखा 2 सेंटीमीटर क्या होता है, 4 सेंटीमीटर क्या होता है, 6 सेंटीमीटर क्या होता है, बताओ, और उसी से हम अपनी चीजों को याद कर लेंगे। तो यहां मैंने बोला 2 सेंटीमीटर क्या होता है डियर, ट्रांसवर्स डायमीटर।
transverse diameter of chest increases by 2 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट है, अब ये बताओ 4 सेंटीमीटर क्या है। तो हमने बोला डायफ्राम पुशेस द लंग्स, डायफ्राम पुशेस द लंग्स अप बाय 4 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर ऊपर पुश कर रहा है? 4 सेंटीमीटर। चलो 4 भी हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट है 6 सेंटीमीटर क्या है। तो हमने देखा 6 सेंटीमीटर ये जो सर्कमफेरेंस ऑफ द चेस्ट होता है ये होगा। तो यहां पे सर्कमफेरेंस ऑफ चेस्ट इंक्रीजेस बाय 6 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? तो मुझे बताओ कि सबसे पहला पॉइंट जो मैंने यहां पे डिस्कस किया है 2, 4, 6 वाला, वो आपको याद रहेगा कि एनाटॉमिकली क्या चेंजेस हो रहा है। एनाटॉमिकली क्या चेंजेस हो रहा है? 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। मुझे लगता है इस डायग्राम को इस तरह से याद करके आप कभी नहीं भूलोगे कि हाँ बच्चे का वेट, यूट्रस का जो ड्यू टू द वेट ऑफ ग्रेविड यूट्रस, ये क्या करेगा, ये यूट्रस यहां तक आ जाएगा तो ये डायफ्राम को पुश करेगा। और डायफ्राम क्या करेगा? मैंने बताया था डायफ्राम कहां सिचुएटेड होता है? हमारे थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में उसे डिवाइड करता है, उसके बीच में सिचुएटेड होता है। और डायफ्राम को जब प्रेशर पड़ेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा तो वो लंग्स को भी पुश करेगा। तो डायफ्राम पुशेस द लंग्स अप बाय 4 सेंटीमीटर, ट्रांसवर्स डायमीटर इंक्रीजेस बाय 2 सेंटीमीटर और सर्कमफेरेंस ऑफ द चेस्ट इंक्रीजेस बाय 6 सेंटीमीटर। ये पहला पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें देखो ये जो एंगल बना हुआ है ये एंगल क्या है? यस, ये एंगल दिख रहा है आपको? ये एंगल क्या है बताओ? इसे हम बोलते हैं सब कोस्टल एंगल। इसे हम क्या बोलते हैं डियर? सब कोस्टल एंगल। सबसे पहले तो ये समझना है कि है क्या। तो इसे हम क्या बोलते हैं? ये मैं यहां पे लिख देती हूं, इसे हम बोलते हैं सब कोस्टल एंगल। अब बोलो इसमें क्या चेंज होता है? यस, बिल्कुल देखना है। तो सेकेंड पॉइंट हम यही लिख लेते हैं कि ये जो सब कोस्टल एंगल होगा इसमें क्या चेंज होगा? सब कोस्टल एंगल, इसमें क्या चेंज होगा? तो हम बोलेंगे ये एक नॉर्मल फीमेल है सॉरी, ये एक नॉर्मल फीमेल है और ये एक प्रेग्नेंट फीमेल है। अरे पता तो चल रहा है ना प्रेग्नेंट है या नहीं है? प्रेगनेंसी में प्रेग्नेंट फीमेल है। कैसे? ये देखो पेट इसका दिख रहा है, हाँ, और यूट्रस भी दिख रहा है। बोलोगे मैम यूट्रस भी दिख रहा है और कितने वीक्स प्रेग्नेंट है ये भी पता चल रहा है, 37 वीक्स प्रेग्नेंट है। ठीक है, यहां तक चीजें पता चल रही है कि ये मदर का एब्डोमेन भी हमें दिख रहा है और ये मदर का यूट्रस बना हुआ है और यूट्रस में ये 37 वीक प्रेग्नेंट है। अब इसका सब कोस्टल एंगल कितना हो गया? 103, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे। जबकि एक नॉर्मल में कितना होता है? 68। तो एक नॉर्मल में कितना हुआ? 68, जबकि प्रेगनेंसी में बढ़ के 100 से 103, 105 तक ये हो जाता है। तो सब कोस्टल एंगल इन अ नॉन प्रेग्नेंट फीमेल sorry, in a non-pregnant female कितना हुआ डियर? 68 डिग्री। कितना एंगल है? 68 डिग्री। वैसे उसमें 68.5 लिखा है बट आप याद रखना वही 68 डिग्री। और अगर मैं प्रेगनेंसी में बात करूं कि बताओ प्रेगनेंसी में ये एंगल इंक्रीज होगा या डिक्रीज? आप बोलोगे प्रेगनेंसी में ये एंगल इंक्रीज हो जाएगा 103, 68 डिग्री एंड 103 डिग्री। ये क्या है? किसके बारे में बात हो रही है? सब कोस्टल एंगल के बारे में। सब कोस्टल एंगल के बारे में पहला मैंने क्या बताया? पहला मैंने 246 रूल बताया। सेकेंड पॉइंट मैंने क्या बताया? सब कोस्टल एंगल के बारे में विद डायग्राम बताया जिससे आपको चीजें याद हो जाएं। और ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ चेस्ट increases by 2 centimeter, circumference of the chest increases by 6 centimeter and diaphragm pushes the lungs up by 4 centimeter. तो 2 centimeter, 6 centimeter और 4 centimeter, ये वाला 2, 4, 6 ये जो रूल था प्रेगनेंसी में वो मैंने बताया। ये तो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल का ऐसे देख के क्या करोगे? प्रेगनेंसी वाला सीखना है तो 2, 4, 6 रूल पहले ही समझ लिया और यहाँ पे सब कोस्टल एंगल विद डायग्राम्स तो भी समझ लिया। तो मुझे लगता है डायग्राम से चीजें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, क्लियर है?
सॉरी, आगे बढ़ते हैं। अब बताओ इसमें और क्या चेंजेस होता है। अगर मैं बोलूं कि ऑक्सीजन कंजप्शन फीमेल का बढ़ जाएगा क्योंकि फीटस को भी चाहिए, और फीमेल क्या करेगी, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ता है क्या, रेस्पिरेटरी रेट में कोई चेंज नहीं होता, डेप्थ ऑफ द रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाता है। इस तरह से समझ में आया, डेप्थ ऑफ द रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा और फीमेल जब एक्सहेल करेगी तो क्या होगा, मोर CO2 फ्लश आउट होगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, CO2 ज्यादा फ्लश आउट होगा तो CO2 क्या हो जाएगा, डिक्रीज, और CO2 डिक्रीज होगा तो pH क्या हो जाएगा, इंक्रीज। दैट्स व्हाई प्रेगनेंसी इज कॉल्ड एज अ रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। अगर पूछा जाएगा कैसा स्टेट है प्रेगनेंसी में, फिजियोलॉजिकली क्या होता है, तो प्रेगनेंसी इज अ स्टेट ऑफ रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। ये पॉइंट याद रखना है। यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब मैंने क्या बताया आपको कि यहां पे नो चेंज चेंज किसमें नहीं होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, क्योंकि रिजर्व वॉल्यूम जो है वही रहेगा, उसमें कोई चेंज थोड़ी ना हो जाएगा कि हाँ भाई अब बढ़ गया यही हो गया। और रेस्पिरेटरी रेट में भी कोई चेंज नहीं होगा। अभी मैंने बताया था कि नो चेंज, अगर मैं थर्ड पॉइंट यहां पे डिस्कस करूं कि चेंज किसमें नहीं होता, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता, रेस्पिरेटरी रेट में कोई चेंज नहीं होता, बट मैंने आपको बताया क्या है कि डेप्थ ऑफ द रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा। क्या बताया डियर मैंने, फोर्थ पॉइंट में आप लिखोगे डेप्थ ऑफ द रेस्पिरेशन इंक्रीजेस, और डेप्थ ऑफ द रेस्पिरेशन इंक्रीज होता है, डेप्थ ऑफ द रेस्पिरेशन इंक्रीज होता है तो क्या होगा, और जब एक्सहेल करेंगे ऑक्सीजन कंजप्शन भी इंक्रीज हो रहा है। आपने क्या बोला, ऑक्सीजन का कंजप्शन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यस, ऑक्सीजन कंजप्शन इंक्रीजेस, जिसकी वजह से क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम आल्सो इंक्रीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, 500 ml, बट प्रेगनेंसी में टाइडल वॉल्यूम कितना होगा, बढ़ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 700 ml तक हो जाएगा इन प्रेगनेंसी। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का कंजप्शन बढ़ रहा है, डेप्थ ऑफ द रेस्पिरेशन बढ़ रहा है, और डेप्थ ऑफ द रेस्पिरेशन बढ़ेगा, टाइडल वॉल्यूम बढ़ेगा। यहां पे क्या होगा डियर, क्या इंक्रीज होगा, टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, तो टाइडल वॉल्यूम वाला पॉइंट मैं लिखूंगी, और मोर CO2 फ्लश आउट, और ज्यादा CO2 फ्लश आउट होगा तो मैं क्या लिख सकती हूं, CO2 डिक्रीज होगा। ज्यादा निकल गया तो बॉडी में अगर हम देखें तो CO2 नॉर्मल के कंपैरिजन में कम हो जाएगा, और CO2 कम होगा, इसके लिए आप एसिड बेस बैलेंस इम्बैलेंस फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में एक पढ़ते हो नियम, वो क्या होता है कि pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू CO2। अगर CO2 कम हो रहा है तो pH क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर CO2 कम हो रहा है तो pH क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे के उल्टे में काम करते हैं, एक बढ़ता है तो एक कम होता है। तो CO2 कम हुआ तो pH बढ़ गया, और CO2 कम होने की वजह से हम क्या बोलेंगे, इस नियम को देखते हुए आप बोलोगे कि इसकी वजह से यहां पे क्या हुआ, प्रेगनेंसी इज अ स्टेट ऑफ रेस्पिरेटरी alkalosis. Pregnancy is a state of respiratory alkalosis. समझ में आया। अब हम यहां पे लिख सकते हैं कि प्रेगनेंसी एक ऐसा स्टेट है, प्रेगनेंसी इज अ स्टेट ऑफ रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। समझ में आया, समझ में आया क्या। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब पता चला क्यों, कैसे कैसे हो रहा है ये सब, वो सब मैंने आपको बता दिया है, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है जो हम यूज करते हैं। अब एक चीज और है कि डेप्थ ऑफ द रेस्पिरेशन बढ़ रहा है, हमने बोला कि टाइडल वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट आएगा, तो फिफ्थ पॉइंट में हम लिख लेते हैं कि हमारे टाइडल वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट आता है, टाइडल वॉल्यूम इंक्रीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हमें तो ये याद रखना है, इंक्रीज या डिक्रीज, टाइडल वॉल्यूम इंक्रीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी।
प्रेगनेंसी में टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। एक नॉर्मल फीमेल की बात करें, एक नॉन प्रेग्नेंट फीमेल की बात करें तो उसमें 500 ml होगा, जबकि ये प्रेगनेंसी में बढ़ के अगर हमें पूछा जाए प्रेगनेंसी में टाइडल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 700 ml तक ये इंक्रीज हो जाएगा इन प्रेगनेंसी। तो दोनों मैंने लिखा है, एक नॉन प्रेग्नेंट फीमेल, एक नॉर्मल पर्सन में कितना टाइडल वॉल्यूम होता है, और जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो डेप्थ ऑफ द रेस्पिरेशन बढ़ने की वजह से, ऑक्सीजन कंजप्शन बढ़ने की वजह से टाइडल वॉल्यूम क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है। समझ में आ गया टाइडल वॉल्यूम। नेक्स्ट आगे बढ़े, अब देखेंगे जीआईटी में क्या चेंजेस होगा। जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में क्या चेंजेस होगा, ये बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है, बट आपको याद रखना है क्या कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलते हो एक हार्मोन होता है हमारे में, एचसीजी हार्मोन। ये एचसीजी हार्मोन क्या करता है, प्रेगनेंसी में बढ़ता है, और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एचसीजी इंक्रीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, 8 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन एचसीजी स्टार्ट टू सीक्रेट, और एवरी 48 आवर्स ये कंटिन्यूअसली बढ़ता रहता है, और एक टाइम आता है 10 वीक पे, उस टाइम पे 60 से 70 दिन पे क्या होता है, 70 दिन पे ये बहुत ज्यादा अपने पीक लेवल पे होता है, और जिसकी वजह से फीमेल को क्या होता है, वॉमिटिंग। क्या होता है डियर, वॉमिटिंग होता है। और तो यहां पे आपसे पूछा जाएगा कि ये जो फीमेल को मॉर्निंग सिकनेस है, मॉर्निंग सिकनेस, या फिर आप बोलते हो ये जो नॉजिया वॉमिटिंग का कारण है, प्रेगनेंसी में फीमेल को क्या होता है, एक फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक खाना भी नहीं खाया जाता, मॉर्निंग सिकनेस और ये नॉजिया वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होती है, जिसका कारण क्या होता है डियर, आप बोलोगे ये एचसीजी हार्मोन होता है, जो क्या करवाता है, इसके बढ़ने की वजह से मॉर्निंग सिकनेस, नॉजिया वॉमिटिंग कॉज करवाता है, और जैसे ही अपने कांस्टेंट लेवल पे आता है वैसे ही नॉजिया वॉमिटिंग फीमेल का सबसाइड हो जाता है इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर। क्लियर है? चलो सेकेंड पॉइंट में देखते हैं। अब फीमेल को क्या है, यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। कॉन्स्टिपेशन क्यों हुआ फीमेल को, क्योंकि फीमेल का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो है वो डिक्रीज हो जाता है, और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट डिक्रीज होने की वजह से फीमेल को क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन। और ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो डिक्रीज क्यों हुआ, इसका कारण क्या होता है बताओ, प्रोजेस्टेरॉन। एक ही हार्मोन का नाम, जो मोस्ट कॉमन हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन, क्योंकि ये प्रोजेस्टेरॉन किसकी तरह काम करता है, स्मूथ मसल रिलैक्सेंट की तरह, स्मूथ मसल रिलैक्सेंट की तरह काम करता है, और स्मूथ मसल रिलैक्सेंट की तरह काम करने की वजह से ये क्या करता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को डिक्रीज कराता है, और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट डिक्रीज होता है वो कहीं ना कहीं क्या लीड करता है, कॉन्स्टिपेशन को लीड करता है। समझ में आया? चल आगे बढ़ते हैं। अब मैं बताती हूं लीवर के बारे में, जो कि सबसे बड़ा लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन हमारा है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन भी है, और सबसे बड़ा लार्जेस्ट इंटरनल ग्लैंड भी हमारा कौन सा है, लीवर ऑर्गन। ठीक है, तो इस लीवर के बारे में क्या स्पेशल चीजें हम पढ़ने वाले हैं, इस लीवर के बारे में हम क्या स्पेशल पढ़ने वाले हैं। देखो वैसे अगर पूछा जाए कि लार्जेस्ट ऑर्गन हमारा क्या होता है, स्किन होता है, लेकिन लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन अगर पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, लीवर करेंगे। ठीक है, चलो बहुत ही इजी, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अब इस लीवर को मैंने इसलिए बनाया जिससे आपको याद हो जाए, ऑल लीवर एंजाइम्स, ऑल लीवर एंजाइम्स, क्या होता है सारे लीवर एंजाइम्स में, ऑल लीवर एंजाइम्स डिक्रीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक्सेप्ट वन। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। अब यहां पे लेकिन एक्सेप्ट लिखना है, वो एक्सेप्ट क्या है, एक्सेप्ट एल्कलाइन फॉस्फेटेज, एल्कलाइन फॉस्फेटेज,
तो ये जो ऑल लीवर एंजाइम्स मैंने लिखा है फॉस्फेटेज, ठीक है, ऑल लीवर एंजाइम्स डिक्रीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक्सेप्ट एल्कलाइन फॉस्फेटेज, ये क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये क्या होता है डियर, इंक्रीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये बढ़ता है, इसको छोड़ के बाकी सारे डिक्रीज होते हैं। कहाँ जा रहा है ये वर्ड्स गायब होके, प्रेगनेंसी, ठीक है, इंक्रीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये क्या होता है, जितने भी लीवर एंजाइम्स होते हैं वो सारे डिक्रीज होते हैं एक्सेप्ट एल्कलाइन फॉस्फेटेज। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्लेसेंटा भी एल्कलाइन फॉस्फेटेज को कुछ अमाउंट में सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से ये एंजाइम की कमी नहीं होती है, ये प्रेगनेंसी में बढ़ा रहता है, बाकी सब कम हो जाते हैं। तो लीवर के बारे में पता चल गया, यस और नो, तो बोलो यस। लीवर के बारे में हमें पता चल गया, हमें ये पता चल गया जीआईटी से रिलेटेड कि क्यों फीमेल को वॉमिटिंग होता है, क्यों फीमेल को कॉन्स्टिपेशन होता है, समझ में आ रहा है। और हमें कैसा डाइट फीमेल को देना चाहिए, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील देना चाहिए। कैसा देना चाहिए, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील। फीमेल को और क्या प्रॉब्लम होता है डियर, बताओ, और क्या प्रॉब्लम होता है, हार्ट बर्न की प्रॉब्लम होता है, रीगर्जिटेशन की प्रॉब्लम होता है। उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, यही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, जो स्मूथ मसल रिलैक्सेंट की तरह काम करता है, जिसकी वजह से स्पिंक्टर रिलैक्स हो जाते हैं। फीमेल को रीगर्जिटेशन की प्रॉब्लम होती है, फीमेल को हार्ट बर्न होता है, ये सारी चीजें। तो यहां पे एक पे मैं स्टार बना देती हूं, आप इससे रिलेटेड सारी चीजें याद रखना। तो जीआईटी का मुझे लगता है आपको पता चल गया होगा, यस। जीआईटी में कुछ डाइट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, डाइट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वो मैं अलग से आपको करवाऊंगी। वैसे अगर आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो कि कितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है, कैलोरीज रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो कैलोरीज रिक्वायरमेंट अगर प्रेगनेंसी में बात की जाए, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर बात की जाए, तो प्रेगनेंसी में हम 300 to 350 किलो कैलोरीज एक्स्ट्रा देते हैं। प्लस का साइन लगा दिया, इसका मतलब इतना जितना देते हैं उतना तो देना ही, एक नॉर्मल पर्सन को इतना हमें एक्स्ट्रा देना है। और यहीं पे लैक्टेशन आ जाए तो हम 550 to 600 किलो कैलोरीज एक्स्ट्रा देंगे, ठीक है। यहीं पे अगर कैलोरीज का रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग अगर लैक्टेशन पूछा जाता है, ड्यूरिंग अगर लैक्टेशन पूछा जाता है, तो आप क्या बोलोगे, 550 से लेकर 600 किलो कैलोरीज हमें एक्स्ट्रा देना है ड्यूरिंग लैक्टेशन। ड्यूरिंग लैक्टेशन हमें इतना ज्यादा देना होता है। समझ में आ रही है बात की क्या क्या चीजें मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि इतनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट, डाइट से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपसे कैलोरीज रिक्वायरमेंट जरूर पूछा जाएगा। और ये पीजीआई चंडीगढ़ में भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो मैंने कैलोरीज लिखा है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आपसे प्रेगनेंसी का पूछ ले, चाहे आपसे लैक्टेशन का पूछ ले, ये डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन होगा, डायरेक्ट वन लाइनर हिटेड क्वेश्चन होगा। मैंने बोला था ना, सारे क्रीमी पॉइंट्स हम यहाँ पे लिख रहे हैं, जितने भी चीजें हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन हिट कर सकते हैं। आपको टू द पॉइंट सारी चीजें याद रखनी है, ठीक है। बाकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूछा जाए तो मैंने पहले भी बताया था कि एक्स्ट्रा कितना प्रोटीन डाइट में लेना है सॉरी, कितना प्रोटीन लेना है, प्लस 10 ग्राम प्रेगनेंसी में और प्लस 20 ग्राम ये एक्स्ट्रा है लैक्टेशन में। समझ में आया, प्लस 10 ग्राम प्लस 20 ग्राम, इतना हमें प्रोटीन एक्स्ट्रा लेना होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग लैक्टेशन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट है वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। वेट गेन से रिलेटेड अगर मैं आपको बताऊं, वेट गेन से रिलेटेड नेट वेट गेन कितना होगा, पहले टोटल वेट गेन कर लो। टोटल वेट गेन कितना होगा, टोटल वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी में टोटल वेट गेन पूछा जाता है तो आप क्या करते हो, 11 to 12 kg। कितना होगा डियर, 11 से 12 किलो आप कहते हो टोटल वेट गेन होता है। या 20 पाउंड में अगर पूछा जाए 24 LBS, 24 पाउंड, ठीक है। बाकी अभी मैं आपको केजी में बता रही हूँ, पाउंड में तो वो आप तो कर ही लोगे, जैसे जैसे फंडामेंटल पढ़ोगे आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी, कैसे हमें लीटर से मिलीलीटर में या फिर केजी से पाउंड में इन सबको कन्वर्ट करना है, वो सब चीजें आप सीख जाओगे, ठीक है। टोटल वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 11 to 12 kg होता है। नेट वेट गेन पूछा जाए तो हम क्या बोलेंगे, 11 kg जो है नेट वेट गेन होता है। कितना होगा डियर, 11 kg क्या हुआ आपका नेट वेट गेन हुआ। अगर हम ट्राइमेस्टर वाइज भी देखें
अगर हम वेट गेन ट्राइमेस्टर वाइज देखें, ट्राइमेस्टर वाइज वेट गेन बताओ कितना होगा ट्राइमेस्टर वाइज वेट गेन। ट्राइमेस्टर वाइज अगर हम देखें वेट गेन, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकेंड ट्राइमेस्टर में और थर्ड ट्राइमेस्टर में कितना वेट गेन होता है। तो अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात की जाए, सेकेंड की और थर्ड की, तो सबसे कम वेट गेन किस में होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है, सिर्फ 1। फीमेल का वहां पे क्या होता रहता है, बच्चा भी इतना ज्यादा बड़ा नहीं होता, छोटा सा भी तो ग्रो ही कर रहा है, अभी तो ऑर्गेनोजेनेसिस ही हो रहा है, बन रहा है ना, 1 kg होगा और धीरे धीरे फिर आगे जाके बढ़ता है। सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में कितना कितना होगा, 5 kg होगा। तो टोटल कितना हुआ, नेट 11 kg। ठीक है, फिर ऐसा फिक्स नहीं है, किसी फीमेल का 10 भी हो सकता है, किसी का 11 भी हो सकता है, किसी का 12 भी हो सकता है, किसी का 15 भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है फीमेल के बीएमआर पे, कितना मेटाबॉलिक रेट है उसकी बॉडी पे डिपेंड करता है, सबका अलग अलग होता है। फिर भी पढ़ने के लिए अगर आपको याद रखना हो, क्वेश्चंस के लिए आपको याद रखना हो, तो आप याद रखना। और यहां से एम्स दिल्ली ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं एम्स यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, तो समझ जाना एम्स का आया हुआ क्वेश्चन है, दिल्ली एम्स का आया हुआ क्वेश्चन। अब तो एक ही एम्स होता है, एक तो नॉर्थ सेट का एग्जाम होता है, उसी से सारे एम्स का एग्जाम हम सारे एम्स तक पहुंचते हैं। चलो सॉरी, अगर मैं यहां पे बात करूं, अगर मैं यहां पे बात करूं वेट गेन में ही, कि बताओ यहां तो आपने देख लिया ट्राइमेस्टर वाइज कितना वेट गेन होता है, टोटल वेट गेन कितना होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू अगर हम बीएमआई बात करें, वेट गेन अकॉर्डिंग टू बीएमआई, तो कैसे होगा ये बताओ, ये भी तो पता होना चाहिए बीएमआई के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले तो आपको क्या बीएमआई फाइंड आउट करना आता है, कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, वेट अपॉन हाइट, वेट अपॉन हाइट, वेट इन केजी एंड हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो बीएमआई का जो यूनिट होता है, और नॉर्मल बीएमआई कितना होता है, 18.5 to 24.9 kg पर मीटर स्क्वायर, ये नॉर्मल बीएमआई होता है। समझ में आया कैसे निकालते हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि बीएमआई का फॉर्मूला क्या होता है, बीएमआई का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू, व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू, दोनों ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में, दोनों याद रखना। फॉर्मूला भी और नॉर्मल बीएमआई कैसे निकालते हैं वो भी। वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अकॉर्डिंग टू बीएमआई, अब हम क्या बोलते हैं कि अगर किसी का नॉर्मल बीएमआई है, नॉर्मल बीएमआई होगा तो नॉर्मल 11 से 12 किलो वेट गेन होगा। लेकिन अगर कोई अंडर वेट है, 18.5 से उसका बीएमआई कम है, तो उसमें वेट गेन ज्यादा होगा। और कोई अगर ओवर वेट है, मतलब 25 से ज्यादा उसका बीएमआई है, उसमें वेट गेन थोड़ा कम होगा अकॉर्डिंग टू डीसी दत्ता। और अगर कोई ओवेज है, अगर कोई ओवेज है, 30 से ज्यादा उसका क्या हो रहा है बीएमआई, तो उसमें जो वेट गेन होगा और भी कम होगा। तो आपको ये तो पता चल गया अकॉर्डिंग टू, अगर हमें बीएमआई पूछा जाता है तो जो डाटा, जो भी हम प्रेफर करते हैं, जो हमारे एग्जाम में बुक लगाया जाता है, जो हमें पढ़ाया जाता है, जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, वो क्या है, वो चीज आपको यहां पे समझना है कि अगर नॉर्मल बीएमआई होगा तो नॉर्मल 11 से 12 किलो वेट गेन होगा। लेकिन अगर कोई फीमेल अंडर वेट है, तो अंडर वेट कहने का मतलब ही हम समझ गए कि उसका जो बीएमआई है वो लेस देन 18.5 kg पर मीटर स्क्वायर है, और उसमें वेट गेन थोड़ा ज्यादा होता है, 12 से 18 किलो तक उसका हम बोलते हैं वेट गेन हो जाएगा। अब किसी में 14 भी हो सकता है, किसी में 16 भी हो सकता है, कुछ भी वो डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ओवर वेट की बात करें, अगर हम यहाँ पे ओवरवेट की बात करें, तो हम समझ गए कि इस फीमेल का बीएमआई मोर देन 25 kg पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें जो वेट गेन होगा वो 7 से लेकर 11 किलो तक होगा। समझ में आ गया। अगर अब कोई फीमेल ओवेज आती है, मैं यहाँ पे ओवेज लिख देती हूँ, अगर कोई फीमेल ओवेज है, इसका मतलब ये क्वेश्चन आया था पीजीआई में चंडीगढ़, ये क्वेश्चन पूछा था कि अगर कोई फीमेल ओबेसिटी है, ओवेज है, तो बताओ उसका बीएमआई कितना होता है। तो उस फीमेल का जो बीएमआई है वो मोर देन 30
kg पर मीटर स्क्वायर होता है। और इस फीमेल में जो ऑलरेडी इतना वेट है, इसमें वेट गेन कितना होगा, 7 kg या फिर लेस। अब एक एक्सेप्शनल आता है कि हाँ, अगर फीमेल को क्या है, फीमेल को मान लो उसको क्या है, डायबिटीज है, मैक्रोसोमिक बेबी है, बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं, डायबिटीज, अदर पैथोलॉजिकल कोई अदर फीमेल को प्रॉब्लम है, तो हम डिफरेंट है। ये मैंने नॉर्मली अकॉर्डिंग टू बीएमआई आपको बताया है, ये डाटा आप देख सकते हो, इसको याद रखना है, ठीक है। तो वेट गेन पता चल गया है, नॉर्मल वेट गेन कितना होता है, ट्राइमेस्टर वाइज वेट गेन कितना होता है, बीएमआई के अकॉर्डिंग देखें तो वेट गेन कितना होता है। और अगर हम बात करें यहाँ पे कि किसी फीमेल का वेट ऑफ जो है, रेट ऑफ वेट गेन, अगर मैं यहाँ पे बात करूं रेट ऑफ वेट गेन, जो हमने बोला 0.5 kg पर वीक और 2 kg पर मंथ। तो पहले क्या होता था, अगर किसी फीमेल का इससे ज्यादा हो रहा है तो हम बोलते थे क्या हो गया, रैपिड वेट गेन हो रहा है। और रैपिड वेट गेन इंडिकेट करता है प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन को, बट अभी ये डाटा हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। ये क्या है, रेट ऑफ वेट गेन। और हम कब बोलेंगे रैपिड वेट गेन हो रहा है, रैपिड वेट गेन, रैपिड वेट गेन हम तब बोलते हैं जब एक फीमेल का मोर देन 0.5 kg पर वीक लेटर मंथ्स ऑफ द प्रेगनेंसी और मोर देन 2 kg पर मंथ। द रेट ऑफ वेट गेन मोर देन 0.5 kg per week, more than 2 kg per month, then it's called as rapid weight gain, but it is not an indicator of PIH. बट ये डायरेक्टली ये इंडिकेट नहीं करता कि फीमेल को प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन होगा। समझ में आ गया? तो ये 2 पॉइंट आप यहाँ पे याद रखोगे। मुझे लगता है वेट गेन से रिलेटेड कोई चीज आएगी तो आप बता सकते हो टोटल कितना होता है, क्या होता है। इस वेट गेन में किसका, बच्चे का वेट होता है, प्लेसेंटा का वेट होता है, एमनियोटिक फ्लूइड का वेट होता है, यूट्रस का वेट होता है, फीमेल की बॉडी में जो फैट डिपोजिशन हुआ है उसका वेट गेन होता है। ये सारा मिला के हम यहाँ पे बताते हैं, ठीक है। चलो आगे स्किन चेंजेस देखते हैं। और स्किन चेंजेस में हम 3 इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं, जिसके बारे में मैं बता देती हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्किन में क्या चेंजेस होता है, लीनिया नाइग्रा, स्ट्राए ग्रेविडेरम, स्ट्राए ग्रेविडेरम, और थर्ड हम पढ़ेंगे स्किन में कोलाज्मा। क्या पढ़ेंगे डियर, कोलाज्मा। ये कोलाज्मा क्या है, मास्क ऑफ प्रेगनेंसी। क्या बोलते हैं इसे हम, मास्क ऑफ प्रेगनेंसी, या फिर इसे क्या बोला जाता है, बटरफ्लाई साइन। क्या बोलते हैं हम इसे, बटरफ्लाई साइन। डायग्राम से भी पढ़ेंगे। ये जो लीनिया नाइग्रा होता है ये कौन से ट्राइमेस्टर में होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। ये जो चेंजेस पूछा जाएगा ना वीक्स में या फिर ट्राइमेस्टर वाइज, तो ये सब चेंजेस सेकेंड ट्राइमेस्टर में ही होते हैं। कौन से ट्राइमेस्टर में होते हैं, सेकेंड ट्राइमेस्टर में। अगर कोलाज्मा के बारे में भी पूछा जाता है कौन से ट्राइमेस्टर में होगा, सेकेंड ट्राइमेस्टर में होगा, ठीक है। अगर वीक्स पूछा जाए तो ये 24 वीक्स हम यहाँ पे सेलेक्ट आप करोगे, और यहाँ पे अगर आपसे वीक्स पूछा जाता है तो आप 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन सेलेक्ट करोगे। समझ में आ रहा है, यहाँ पे 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन अप्रॉक्सीमेटली आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। वैसे ट्राइमेस्टर पूछा जाएगा या फिर वीक्स पूछा जाएगा। ये क्या होता है, मास्क ऑफ प्रेगनेंसी, बटरफ्लाई साइन होता है, स्ट्राए ग्रेविडेरम, नाम से पता चल रहा है स्ट्रेच मार्क्स की तरह दिखने वाला साइन होगा। और लीनिया नाइग्रा में बिल्कुल एक सिंगल डार्क पिगमेंटेड लाइन होता है। यहाँ पे इमेजिन कर सकते हो जिफर्ड प्रोसेस से लेकर ये जो सिम्फाइसिस प्यूबिस वाला एरिया होता है यहाँ तक, ये सिम्फाइसिस प्यूबिस वाले एरिया तक, बीच में अम्ब्लाइकस भी आ गया, एक डार्क सिंगल पिगमेंटेड लाइन इज कॉल्ड एज लीनिया नाइग्रा। अगर मैं स्ट्राए ग्रेविडेरम की बात करूं तो अम्ब्लाइकस से नीचे नीचे मोस्टली अफेक्ट होता है, और थाई वाले रीजन पे कभी कभी फीमेल को हो सकता है। क्या प्रेजेंट होता है, पिंक कलर का पिंकिश स्ट्रेच मार्क्स इस तरह से प्रेजेंट होता है, और ये स्ट्रेच मार्क्स ओवर द एब्डोमेन होगा, बिलो द अम्ब्लाइकस मोस्टली प्रेजेंट होगा ये, और थाई पे भी हो सकता है। इसे ही हम बोलते हैं स्ट्राए ग्रेविडेरम। और जब एक फीमेल बेबी डिलीवर कर देती है उसके बाद भी ये स्ट्रेच मार्क्स पिंकिश से व्हाइटिश कलर के हो जाते हैं, जिसे हम स्ट्राए एल्विकेंस बोलते हैं।
ठीक है। और ये मास्क ऑफ प्रेगनेंसी होता है मेनली फोरहेड और चीक वाले रीजन पे, ये चीक वाले रीजन पे, फोरहेड वाले रीजन पे बटरफ्लाई टाइप में जैसे डार्क पिगमेंटेड एरिया हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे कोलास्मा बोलते हैं, या फिर मास्क ऑफ प्रेगनेंसी बटरफ्लाई साइन हम बोलते हैं। ठीक है, डायग्राम्स देख लेते हैं। आइडेंटिफाई दिस डायग्राम, बता दिया मैंने क्या होता है लीनिया नाइग्रा, बता दिया मैंने कोलास्मा क्या होता है, बता दिया मैंने आपको स्ट्राइग्रेविडरम क्या होता है। अब डायग्राम को आइडेंटिफाई करते रहो और आप आराम से बता सकते हो कितने वीक्स पे होगा, कौन से ट्राइमेस्टर में होगा, सारी चीजें। तो यहाँ पे इस डायग्राम में हमें क्या दिख रहा है, इस डायग्राम में मुझे दिख रहा है कि फीमेल के सिम्फाइसिस प्यूबिस वाले एरिया से लेकर जिफॉइड प्रोसेस तक, यहाँ पे जिफॉइड प्रोसेस तक क्या हो रहा है, एक सिंगल डार्क पिगमेंटेड लाइन है। ये मदर का क्या है, अम्ब्लाइकस, ये क्या है, अम्ब्लाइकस वाला। ये कौन सा रीजन हो गया, सिम्फाइसिस प्यूबिस। ये आपका कौन सा हो गया, जिफिस स्टर्नम वाला पार्ट हो गया, जिफिस स्टर्नम वाला पार्ट हो गया। तो यहां से लेकर यहां तक एक डार्क सिंगल पिगमेंटेड लाइन होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं। तो ये डायग्राम किसको इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्टली आप लिख सकते हो दिस डायग्राम इंडिकेट लीनिया नाइग्रा। क्या है ये, फर्स्ट अभी मैंने बताया था, ये क्या है, लीनिया नाइग्रा। तो अब कभी नहीं भूलोगे आप, इस डायग्राम को देख के तो नहीं भूलोगे। लीनिया नाइग्रा में क्या होता है, सिंगल डार्क पिगमेंटेड लाइन, सिंगल डार्क पिगमेंटेड लाइन फ्रॉम symphysis pubis to jiffy sternum। ठीक है, तो सिंगल डार्क पिगमेंटेड लाइन फ्रॉम symphysis pubis टू द जिफी स्टर्नम, ये हमारा क्या है, लीनिया नाइग्रा है। और लीनिया नाइग्रा कौन से ट्राइमेस्टर में होता है, अभी बताया था सेकेंड ट्राइमेस्टर में होता है। कौन से वीक पे होता है, तो 20 वीक्स हमें अगर सेलेक्ट करना हो तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। और अगर हमसे पूछा जाता है कि बताओ ये कौन से हार्मोन की वजह से होता है, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। which hormone is responsible for this dark pigmented line, the melanocyte stimulating hormone is responsible for this dark pigmented line। क्लियर हो गया आपको, सारी चीजें पता चल गई कि हॉर्मोन्स का नाम शॉर्ट फॉर्म में हम यहाँ पे लिख देते हैं MSH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वीक्स 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, सिंगल डार्क पिगमेंटेड लाइन, कहां से कहां तक, सिम्फाइसिस और डायग्राम्स। तो यहाँ पे जो डायग्राम्स है उसको भी अच्छे से याद रखना, अगर आपके एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। चलो नेक्स्ट, दो डायग्राम्स आपको यहाँ पे दिख रहा है, डायग्राम नंबर ए, डायग्राम नंबर बी। अब दोनों डायग्राम में क्या डिफरेंस है, ये फीमेल प्रेग्नेंट है, ये फीमेल क्या है, यहाँ पे प्रेग्नेंट है, मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी का। ये जो डायग्राम है वो कब का है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी का डायग्राम है। और ये जो डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है आफ्टर डिलीवरी, मतलब डिलीवरी के तुरंत बाद नहीं कि एकदम से बेबी आउट हुआ एकदम तुरंत वाइट हो जाएगा, नहीं, थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, एकदम तुरंत जस्ट नहीं होता है, उसके बाद धीरे धीरे करके वो पिंकिश वाला व्हाइटिश में हो जाता है। और कहने का मेरा ये मतलब है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी का है, ये बाद में कैसा हो जाता है। तो मैंने बताया था ये पिंकिश स्ट्रेच मार्क्स जो कि आपको अम्ब्लाइकस से नीचे नीचे दिख रहा है, ये स्ट्रेच मार्क्स प्रेजेंट होता है और इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविडरम। इससे आपको ये पता चल गया कि फीमेल प्रेग्नेंट है। और ये स्ट्रेच मार्क्स ओबेसिटी की वजह से भी हो सकता है, कुसिंग सिंड्रोम है, सेंट्रीपिटल ओबेसिटी वहां पे भी होता है, उसमें भी स्ट्रेच मार्क्स प्रेजेंट होता है। तो ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी की वजह से ही स्ट्रेच मार्क्स हो सकता है, ये मेल में भी हो सकता है, लेकिन उसमें ग्रेविडरम नहीं बोलेंगे, ओबेसिटी, मोटापा, जिसकी वजह से स्ट्रेच मार्क्स प्रेजेंट हो सकता है। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये प्रेगनेंसी में होता है और किसी को हो नहीं सकता, मेल में भी हो सकता है, अदर फीमेल्स में भी हो सकता है, ओबेसिटी में हो सकता है, कुसिंग सिंड्रोम में हो सकता है। समझ रहे हो इस बात को? लेकिन ये प्रेगनेंसी का स्किन चेंजेस एक साइन है जिसे हम पढ़ते हैं स्ट्राइग्रेविडरम, जो कितने वीक्स पे होता है, 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन पे, सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में होता है। और इसमें होगा क्या, ड्यू टू द स्ट्रेचिंग, ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ द एब्डोमेन, क्योंकि यूट्रस इतना बड़ा हो जाता है जो एब्डोमेन को स्ट्रेच कर देता है। ड्यू टू द स्ट्रेचिंग ऑफ एब्डोमेन, द स्ट्रेच मार्क्स प्रेजेंट ओवर द एब्डोमेन, ड्यू टू द ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ द
यूट्रस एंड एब्डोमेन। यूट्रस क्या करता है? ड्यू टू ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ एब्डोमेन, stretch marks present below the umbilicus due to overstretching of the abdomen, stretch marks present below the umbilical region over the abdomen and thigh, over the abdomen and thigh region पे प्रेजेंट होगा। समझ में आया? तो ये कैसे कलर का होगा? इस स्ट्रेच मार्क्स को कहां लिखा है मैंने? उस स्ट्रेच मार्क्स को पिंकिश लिख लेना। दिस स्ट्रेच मार्क्स इज पिंकिश कलर। प्रेगनेंसी में कैसा होगा? पी से प्रेगनेंसी, पी से पिंकिश कलर का होगा। दिस पिंकिश कलर स्ट्रेच मार्क्स प्रेजेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बट आफ्टर डिलीवरी दिस स्ट्रेच मार्क्स इज कॉल्ड एज, जो कि कैसा स्ट्रेच मार्क्स हो गया डियर? कैसे कलर का स्ट्रेच मार्क्स आपको यहाँ पे दिख रहा है? आफ्टर डिलीवरी जो मैंने लिखा है वो स्ट्रेच मार्क्स आप लिखोगे व्हाइट इन कलर। कैसा दिख रहा है आपको? यहाँ पे आपको व्हाइट कलर का दिख रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड एज स्ट्राई एल्विकेंस। आफ्टर डिलीवरी दिस स्ट्रेच मार्क्स इज व्हाइट इन कलर एंड इज कॉल्ड एज स्ट्राई एल्विकेंस। स्ट्राई एल्विकेंस। समझ में आया? स्ट्राई एल्विकेंस समझ में आ गया कि यहाँ पे ये क्या है? स्ट्राई ग्रेविडरम है, ये स्ट्राई एल्विकेंस है, यहाँ ये पिंकिश कलर का है, ये यहाँ पे व्हाइटिश कलर का। ये देखो व्हाइट कलर का दिख रहा है ना, ये देखो कितने सारे स्ट्रेच मार्क्स है ना। तो वो आप देख लो, इससे मैच कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे ये जो थर्ड पॉइंट है, ये सेकंड तो आपने क्या डिस्कस किया? ये जो सेकंड नंबर पे हमने डिस्कस किया स्ट्राई ग्रेविडरम, और थर्ड नंबर पे मैंने आपको बता रखा था हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड नंबर पे हम डिस्कस करने वाले हैं ये जो फेस पे इस तरह का डार्क पिगमेंटेशन हो जाता है। फेस में जो डार्क पिगमेंटेशन हो जाता है, इस डार्क पिगमेंटेशन, फॉरहेड तो यहाँ दिख नहीं रहा है बट फेस दिख रहा है, तो आप फेस में देखो, आप फेस में देख सकते हो ये जो डार्क पिगमेंटेशन आपको चीक वाले एरिया पे या फोरहेड वाले एरिया पे बटरफ्लाई टाइप में इस तरह से दिखता है, तो इसीलिए इसके हम क्या बोलते हैं? कोलाज्मा। वैसे है क्या ये? है क्या ये? कोलाज्मा है, जिसे हमने क्या बोला था? मास्क ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी मास्क या मास्क ऑफ प्रेगनेंसी हम इसे बोलते हैं, मास्क ऑफ प्रेगनेंसी। या फिर हमने क्या बोला था? ये क्या है? इसे हम बोलते हैं बटरफ्लाई शेप का होता है, तो बटरफ्लाई साइन यहाँ पे बोल दिया जाता है। ये कौन से ट्राइमेस्टर में हमें दिखता है? ये भी हमें सेकेंड ट्राइमेस्टर में दिखता है। और सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद वीक्स अगर पूछा जाता है तो हम यहाँ पे 24 वीक्स सेलेक्ट करेंगे। समझ में आया? ये भी किस वजह से होता है? ड्यू टू द ओवर स्टिमुलेटिंग ऑफ द मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसकी वजह से आपने देखा लीनिया नाइग्रा भी था। क्या लीनिया नाइग्रा बाद में प्रेजेंट रहता है? जैसा मैंने इसमें बोला कि ये प्रेगनेंसी के बाद ऐसे रहेगा, वैसे ही अगर आपसे पूछा जाता है कि बताओ क्या लीनिया नाइग्रा भी प्रेगनेंसी के बाद प्रेजेंट रहता है, तो बोलोगे नहीं, इट डिसअपीयर, लीनिया नाइग्रा डिसअपीयर आफ्टर प्रेगनेंसी। ये जो लीनिया नाइग्रा हम पढ़ रहे हैं, ये जो सिंगल डार्क पिगमेंटेड लाइन हम पढ़ रहे हैं, ये क्या होता है? डिसअपीयर हो जाता है, डिसअपीयर आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरी ये क्या होगा? डिसअपीयर हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसके बारे में मैंने बता ही दिया। और ये जो होता है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है ओवर स्टिमुलेटिंग होने की वजह से। यहाँ पे डार्क पिगमेंटेशन फीमेल के फेस पे भी हो जाता है, किसी को होता है, ज्यादा होता है, किसी को नहीं होता है। और ये क्या होता है बाद में? ये जो आपको दिख रहा है ये क्या होता है? डिसअपीयर हो जाता है, डिसअपीयर आफ्टर डिलीवरी। तो फीमेल को इसलिए बताना है कि इतनी टेंशन मत लो, डिसअपीयर हो जाएगा, डिसअपीयर आफ्टर डिलीवरी। किसी में हो जाता है, किसी में ये फेस में जो मास्क है ना, ये रह जाता है प्रेगनेंसी की वजह से। ये जो प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी मास्क आपको दिख रहा है, ये कभी कभी किसी फीमेल में तो लाइट होता है, डिसअपीयर हो जाता है, लेकिन किसी फीमेल में ये रह जाता है। ठीक है,
तो इसलिए कोई चिंता करने की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि वैसे तो डिसअपियर हो जाएगा, आपकी सुंदरता में कोई खराबी नहीं आएगी, लेकिन फिर भी फीमेल को नहीं पता होता इन सब चीजों के बारे में, क्योंकि मेरा हार्मोनल चेंजेस हो रहा है, ये हो रहा है, इसकी वजह से मेरी बॉडी में इतना चेंजेस है। तो एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, एज अ नर्सिंग ऑफिसर, आप उनको गाइड कर सकते हो, बता सकते हो, और एग्जाम में जैसा क्वेश्चन आता है, वो भी आप वहां पे समझा सकते हो फीमेल को। ठीक है, फिर है रिप्रोडक्टिव चेंजेस। अब रिप्रोडक्टिव चेंजेस क्या है, बहुत बड़ा है, जिसे हम एक क्लास में तो नहीं कर सकते। इसको अगर हम चाहें कि पूरा रिप्रोडक्टिव चेंजेस हमें एक क्लास में बता दो तो इम्पॉसिबल है। इसके लिए पार्ट 3 में फिर से बनाऊंगी, जिसमें हमारा पूरा फिजियोलॉजिकल चेंजेस खत्म हो जाएगा। मैंने वेट गेन बता दिया, अब नेक्स्ट क्लास में यही रिप्रोडक्टिव चेंजेस मुझे बताना है। और जो बाकी का फॉलिक एसिड और आयरन की रिक्वायरमेंट होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फीमेल को एनीमिया का सबसे ज्यादा चांस रहता है, उसकी कमी को कैसे भरे, एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम जो कि नॉर्थ सेट 2021 का क्वेश्चन था, ये सब हमारे नेक्स्ट क्लास का कंटेंट है। पार्ट 3 फिजियोलॉजिकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा होने वाला है आपके लिए, क्योंकि वहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। और रिप्रोडक्टिव चेंजेस ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसके अंदर आप सारे साइंस पढ़ते हो। सर्विक्स में चेंजेस होगा, क्या होगा, सर्विक्स के कलर में चेंजेस होगा, कौन सा साइन, विद डायग्राम्स हम देखने वाले हैं, ब्लूइज डिस्कलरेशन होगा, वो सारे जितनी भी चीजें, गॉडल साइन, चेकमेयर साइन, मैकडोनल्ड साइन, लेडन साइन, हेगार साइन, वो सारे मैं आपको एक एक करके बताने वाली हूं। वो सब हम किस में पढ़ेंगे, इन द रिप्रोडक्टिव चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव चेंजेस के अंदर क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं कि सर्विक्स में क्या चेंजेस होता है, और मेन यूट्रस में क्या चेंजेस होता है। अरे जिसमें बच्चा ग्रो कर रहा है उसे कैसे भूल गए, मैंने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में ये आपको बताया हुआ था। और आज की क्लास में ये बताने का मतलब इसलिए है कि नेक्स्ट क्लास में जब आप क्लास देखोगे, उससे पहले अपने यूट्रस की एनाटॉमी को मैंने जो पढ़ाया है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को प्लीज रिवाइज करके आना, प्लीज इसे रिवाइज करके आना, क्योंकि आप इसे रिवाइज करोगे तभी आप प्रेगनेंसी में यूट्रस के अंदर क्या चेंजेस होता है उसे समझ पाओगे। कि यूट्रस का नॉर्मल वेट कितना होता है, 60 ग्राम, जबकि प्रेगनेंसी में इसका वेट 900 to 1000 ग्राम हो जाता है। मैंने यूट्रस का लेंथ 7.5 सेंटीमीटर बताया था, जबकि प्रेगनेंसी में ये अप्रोक्सीमेटली 35 सेंटीमीटर तक इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाता है। मैंने पायरीफॉर्म शेप का यूट्रस बताया था, जबकि प्रेगनेंसी में इसका शेप जो है वो चेंज हो जाता है। ये सारे पॉइंट्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसीलिए अगर आप नॉर्मल पढ़ के और फिर नेक्स्ट क्लास को देखोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो बोलो करोगे या नहीं करोगे? यस, ये डायग्राम्स तो मैं उसमें दिखाऊंगी, ब्रेस्ट चेंजेस भी आप उसके अंदर पढ़ोगे, वो सारे स्लाइड्स हैं, लेकिन इस क्लास में फिर वही है, बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए इन शॉर्ट हमने वो सारी चीजें डिस्कस की हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में जो मैंने आपको बताया है उसे रिवाइज करके आना, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, यूट्रस, सर्विक्स के बारे में जो बताया हुआ है वो पढ़ के आना, पढ़ के और फिर क्लास को देखना, तो आपको क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग और समझ आएगी। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।